सिविलियंस में आपका स्वागत है। इसके पिछले क्लास तक हमने संघीय विधायिका, संघीय न्यायपालिका और संघीय कार्यपालिका को कंप्लीट कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग राज्य की विधायिका, राज्य कार्यपालिका और राज्य न्यायपालिका ये तीनों को इसी क्लास में ख़त्म कर देंगे। राज्य की कार्यपालिका में मुख्य रूप से कौन कौन आ जाएंगे? राज्यपाल आ जाएंगे, इनके अलावे मुख्यमंत्री आ जाएंगे और प्लस मंत्रिपरिषद आ जाएंगे और एडवोकेट जनरल। ये सब मिलकर राज्य की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। तो हम लोग एक एक करके राज्यपाल, फिर सीएम, फिर मंत्रिपरिषद और एडवोकेट जनरल इन सबको पढ़ेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका, इसको संविधान में भाग 6 में जगह दिया गया है, जबकि भाग 5 में संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़े थे हम लोग। तो राज्य की कार्यपालिका भाग 6 में है। और अनुच्छेद का बात किया जाए तो अनुच्छेद 153 से लेके 167 के बीच में राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया। राज्यपाल आते हैं पहले। तो राज्यपाल क्या हो गया? जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार से राज्यों में राज्य के प्रमुख कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं, लेकिन कैसे औपचारिक प्रमुख होते हैं और सारा शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, उसी प्रकार से राज्य में प्रमुख तो राज्यपाल होते हैं, लेकिन शासन का प्रमुख केंद्र मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल क्या होते हैं? तो राज्य के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री के सलाह से कार्य करते हैं। जिस प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से कार्य करते हैं या फिर मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल भी राज्य के मुख्यमंत्री के सलाह से कार्य करते हैं। अब अनुच्छेद 153, जिसमें कि राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया कि राज्यपाल का एक पद होगा जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसमें एक और प्रावधान है क्या कि एक राज्य का एक राज्यपाल हो सकते हैं, होंगे ही, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर भी 2 या 2 से अधिक राज्य का भी एक ही राज्यपाल हो सकता है। और इस स्थिति में अगर 2 राज्य का एक राज्यपाल है तो फिर उनका वेतन उतना ही रहेगा, किंतु राष्ट्रपति के कहने पर दोनों राज्य मिलकर देंगे। तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। और 2 या 2 से अधिक राज्य के एक राज्यपाल हो सकते हैं और उनका वेतन जो होगा वो दोनों राज्य मिलकर आपस में दे सकते हैं राष्ट्रपति के कहने पर। अब आर्टिकल 154 में क्या है? कार्यपालिका का प्रधान होंगे। राज्यपाल जो होंगे वो कार्यपालिका का प्रधान होंगे, लेकिन औपचारिक प्रधान होंगे। वास्तविक प्रधान कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री होंगे। फिर अनुच्छेद 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा की गई है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल राज्य के प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी राज्यों में काम करते हैं। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। और अनुच्छेद 154(1) में यह प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। एक रकानी कायूसस, अगर ये लाइन अगर दिमाग में रहता है तो हम लोग को राज्यपाल से संबंधित सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। जिससे रॉ से क्या हो जाएगा? राज्यपाल होगा, जिसके बारे में आर्टिकल 153 में बताया गया। का से क्या हो जाएगा? कार्यपालिका का प्रधान होगा, ये आर्टिकल 154। नी से क्या हो गया? नियुक्ति हो गया, इसके बारे में आर्टिकल 155 में बताया गया कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। फिर का है तो ये हो जाएगा कार्यकाल, जिसके बारे में आर्टिकल 156 में बताया गया। फिर यो से हो जाएगा योग्यता, ये हो जाएगा हम लोग आर्टिकल 157। स्व से हो जाएगा शर्त, क्या क्या शर्त होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। और फाइनली 100 से हो जाएगा शपथ, जो कि आर्टिकल 159 में दिया गया। तो अगर रकानी कायसा अगर याद रहता है तो राज्यपाल से संबंधित सारे आर्टिकल्स हम लोग को याद हो जाएंगे। तो आर्टिकल्स को उतना रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो आर्टिकल 153 में क्या हो गया कि राज्यों में राज्यपाल होगा, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर क्या है? कार्यपालिका के प्रधान होंगे, जो कि आर्टिकल 154 में बताया गया है। फिर 155 में क्या हो गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अब 156, तो 156 में क्या है? का से क्या हो जाएगा? कार्यकाल हो जाएगा। तो राज्यपाल का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, जो कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अतः राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न यानी कि इच्छा अनुसार ही अपने पद पर बने रहते हैं। फिर 157 में क्या है? योग्यता। तो योग्यता क्या होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और कम से कम 35 वर्ष की आयु हो चुका हो। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष होने चाहिए। इसके अलावा लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। तो योग्यता क्या हो गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए,
लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और कम से कम 35 साल पूरा कर चुका हो। अब आर्टिकल 158 में क्या है, शर्त क्या क्या है, तो जो भी व्यक्ति राज्यपाल बनेंगे वे संसद या फिर राज्यों के विधानमंडल में किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो राज्यपाल नहीं बन पाएंगे। और दूसरा क्या हो गया कि वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य का राज्यपाल बनने वाले हैं। जैसे जो झारखंड के राज्यपाल बनेंगे वे झारखंड के निवासी नहीं होने चाहिए। तो ये 2 शर्त है और इन 2 शर्त के आधार पर ही राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है। फिर आर्टिकल 159 शपथ, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के एब्सेंट में जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वे राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, उसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ पे राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे, तो जिस राज्य के वे राज्यपाल बनेंगे उस राज्य के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वही शपथ दिलाएंगे राज्यपाल को। फिर आर्टिकल 160, इसमें क्या है कि ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है तो उसी को नियंत्रण करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति बोल सकते हैं। फिर आर्टिकल 161 में क्या है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में पढ़े थे हम लोग, और आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 162 में क्या है, तो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। आर्टिकल 163 में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। और आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेंगे। तो आर्टिकल 161 में क्या हो गया, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, और यही हम लोग का आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया था। फिर आर्टिकल 162 में क्या है कि राज्य को कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यपाल करेंगे। तो ये आर्टिकल 162 में है। यही हम लोग का आर्टिकल 73 में राष्ट्रपति के लिए बताया गया है। फिर आर्टिकल 163 में क्या है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होंगे जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। तो ये हम लोग आर्टिकल 74 में बताया गया। और आर्टिकल 164 में क्या हो गया कि राज्यपाल अन्य मंत्री की नियुक्ति करेंगे, जो कि राष्ट्रपति के संदर्भ में आर्टिकल 75 में बताया गया। तो अगर राष्ट्रपति का आर्टिकल याद है तो सेम टू सेम यहाँ पे ये सारा आर्टिकल्स याद हो जाएगा। तो सेम फिर से वही अगर प्रोसेस लगाएं कि अगर 72 है और इसमें अगर हम लोग 11 को माइनस कर दें तो 1 6 और 1 पहले लगा देंगे, तो जो 72 में है राष्ट्रपति के लिए वही आर्टिकल 161 में होगा राज्यपाल के लिए। फिर आया आर्टिकल 73, फिर इसमें सेम कंसेप्ट, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 आ गया। तो जो आर्टिकल 73 में राष्ट्रपति के लिए है वही 162 में राज्यपाल के लिए। तो ऐसा करके यहाँ पे सारा आर्टिकल्स को हम लोग राष्ट्रपति से रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। बाकी इससे रखाने की आवश्यकता से हम लोग आर्टिकल 159 तक याद रख सकते हैं। तो ये हो गया राज्यपाल से संबंधित जो भी प्रमुख आर्टिकल्स थे वो। एक बार फटाफट इसको देख लेते हैं। तो 153 में राज्यपाल का पद के बारे में बताया गया जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर 154 में क्या है, कार्यपालिका का प्रधान होंगे लेकिन वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होंगे। 155 में उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। 156 में क्या है कि राज्यपाल का कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वे राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। योग्यता क्या होना चाहिए, जो कि 157 में बताया गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवाला नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो। फिर 158 में क्या है, राज्यपाल का शर्त क्या है कि वे जिस राज्य के राज्यपाल बनेंगे उस राज्य के निवासी नहीं होना चाहिए, प्लस संसद या फिर विधानमंडल के में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। और 159 में क्या है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे, तो उस संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे। ये हो गया राज्यपाल से संबंधित सारे आर्टिकल्स। अब एक राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ हैं, जैसे राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति यही करते हैं। फिर राज्यपाल की विधायी शक्ति आएंगी इसी में। इसके अलावा वित्तीय शक्ति हो गई, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, और इसके अलावा भी राज्यपाल के कुछ विशेष कार्य होते हैं। तो इन सभी को हम लोग अभी देखेंगे एक एक करके। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, तो जिस प्रकार से संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होंगी, तो वो राज्यपाल में निहित होंगी। राज्यपाल ही क्या करते हैं, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उसी के सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल ही करते हैं। समस्त मंत्री पद को उनकी पद और गोपनीयता का शपथ भी कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल दिलाते हैं या फिर उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति दिलाते हैं। इनके अलावा राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं, जैसे कि महाधिवक्ता। इसी प्रकार से राष्ट्रपति का भी कार्य था सेम टू सेम कि वे अटॉर्नी जनरल का निर्वाचन करते थे, यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए या फिर सदस्य हो गए। उसी प्रकार से यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य हो गए, राज्य निर्वाचन आयुक्त हो गए। ये सब की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये सारा मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही किया जाता है।
यह राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं और इस नाते सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? तो राज्यपाल ही करते हैं। और जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल आर्टिकल 156 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश भी करते हैं। और राष्ट्रपति शासन के दौरान इनकी भूमिका केंद्र के एजेंट के रूप में होती है तथा समस्त प्रशासन का दायित्व राज्यपाल पर ही होता है। तो ये हो गया राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, यानी कि जिस प्रकार से संघ में राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति नहीं था, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति नहीं था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं, जबकि अन्य मंत्री की भी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए राज्य में तो आर्टिकल 156 का प्रयोग करके राज्यपाल राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने का भी अनुरोध कर सकते हैं। अब है राज्यपाल की विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति में क्या आ जाएगा? तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदनों की बैठक आहूत करते हैं, उनका सत्रावसान करते हैं तथा विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं, यानी कि बैठक बुला सकते हैं, बैठक को खत्म कर सकते हैं और विधानसभा को भी खत्म कर सकते हैं। ये सारा पावर राज्यपाल के पास दिया गया है। और वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित कर सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति करते थे। वह किसी सदन या फिर विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयक या अन्य किसी मसले पर संदेश भी भेज सकता है। जब विधानसभा अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष का पद खाली होता है तो विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है, यानी कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं होंगे तो विधानसभा के ही किसी एक सदस्य को कार्यवाही को कंटिन्यू करने के लिए राज्यपाल उसे नियुक्त कर सकते हैं। फिर एक राज्य विधान परिषद। तो राज्य विधान परिषद जैसे कि हम लोग का ये हो गया विधानमंडल हो गया, तो एक हो गया हम लोग का विधान सभा हो गया और एक हो गया विधान परिषद। लेकिन ये जो विधान परिषद है ये सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य में ही है। तो जिन राज्य में विधान परिषद है वहाँ पर 1/6 सदस्य, यानी कि जितना भी वहाँ पर सदस्य होगा उसका 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो उसी प्रकार से राज्यपाल राज्यों की विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत करेंगे। जैसे अगर विधान परिषद में 36 सदस्य तो राज्यपाल 36 का 1/6 यानी कि 6 सदस्य को मनोनीत करेंगे, जो कि साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान और सहकारिता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति होंगे, उन्हीं को वो मनोनीत करेंगे। फिर एक विधानसभा सदस्य की निरर्थकता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करने के बाद वह इसका निर्णय करते हैं। और राज्यपाल विधायिका का अभिन्न अंग है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति भी संसद के अभिन्न अंग थे और विधानमंडल में पारित विधेयक पर इसकी हस्ताक्षर आवश्यक है। जिस प्रकार से लोकसभा से कोई विधेयक पारित होता है, राज्यसभा से पारित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करते हैं तो वो कानून बन जाता है। उसी प्रकार से राज्य के लिए राज्य की विधानसभा से पारित होंगे, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद से पार होंगे, और अगर राज्यपाल साइन कर देते हैं तो वो राज्य के लिए कानून बन जाता है। अब है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा, यानी कि विधानसभा से पारित हो गया होगा, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद से पारित हुआ होगा, अन्यथा विधानसभा से पारित होकर वो राज्यपाल के पास जाएंगे। तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर क्या कर सकते हैं राज्यपाल को अगर ठीक लगेगा तो वो इस विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं, या फिर उसको स्वीकृति के लिए उसको रोक भी सकते हैं, या विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः बिना परिवर्तन के विधेयक को पास कर दिया जाता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होती है। यानी कि कोई भी विधेयक हो, जैसे कि ये हो गया हम लोग का विधानमंडल हो गया, एक हो गया विधानसभा और दूसरा हो गया विधान परिषद, यानी कि राज्य के विधानमंडल में भी 2 सदन, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य में है। इसको भी आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे हम लोग कुछ समय बाद। तो कोई विधेयक पारित होता है विधानसभा से पारित हो गया, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद से पारित हो गया। अब जाएंगे राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं, इस विधेयक को या तो स्वीकृति दे सकते हैं या तो इनको रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, या फिर अगर राज्यपाल को सही नहीं लगे तो वापस इस विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए विधानसभा में भेज सकते हैं। अब विधानसभा के सदस्य इस पर मान लीजिए कि कोई पुनर्विचार करके परिवर्तन किया तो ठीक है, और अन्यथा अगर नहीं किया सेम टू सेम फिर से राज्यपाल के पास ले आए तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देना ही पड़ेगा। और इनके पास एक चौथा पावर क्या आ जाता है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। राष्ट्रपति के पास यही 3 ऑप्शन थे, जबकि राज्यपाल के पास ये एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है क्या कि वह विधेयक को राष्ट्रपति से विचार करने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो एक ऐसे मामले में इनकी इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। यानी कि अगर राज्य की विधानमंडल की द्वारा कोई ऐसा विधेयक लाया गया जिसकी वजह से राज्य की जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उनकी स्थिति में कोई खतरा आता है तो फिर राज्यपाल उसको राष्ट्रपति से विचार विमर्श करने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
और इसके अलावा अन्य भी परिस्थिति है जहाँ पर राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि अगर संविधान के उपबंध के विरुद्ध हो, यानी कि कोई ऐसा कानून या फिर कोई ऐसा विधेयक लाए हैं राज्य के विधानमंडल में जो कि संविधान के कानून के विरुद्ध हो, तो ऐसे स्थिति में राज्यपाल उसको रोक सकते हैं। फिर एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, देश में व्यापक हित के विरुद्ध हो, राष्ट्र महत्व का हो और संविधान के अनुच्छेद 31 क के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। ताकि इन सब से संबंधित कोई भी विधेयक अगर राज्य के विधानमंडल में लाया जाता है और राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल इन सारे विधेयक पर राष्ट्रपति से विचार विमर्श करने के लिए वे सुरक्षित रख सकते हैं। अब है कि राज्य विधायिका के सत्र में ना रहने की अवस्था में अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसकी पुष्टि सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर राज्य विधायिका द्वारा होनी जरूरी है। वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। तो आर्टिकल 213 के माध्यम से राज्यपाल क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यानी कि जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होगा लेकिन ऐसी स्थिति में एक अनिवार्य कानून की आवश्यकता होती है, तो राज्यपाल आर्टिकल 213 का प्रयोग करके एक अस्थायी कानून लागू कर देते हैं और वह कानून को 6 सप्ताह के भीतर राज्य के विधानमंडल से अनुमोदन करना अनिवार्य होता है। अगर वह अनुमोदित हो गया तो वह कानून बन जाएगा, अन्यथा 6 सप्ताह बाद वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। और ऐसा ही एक कंडीशन था हम लोग के पास, आर्टिकल 123 के माध्यम से राष्ट्रपति अस्थायी कानून यानी कि अध्यादेश जारी करते थे। तो आर्टिकल 123 है, अगर आर्टिकल 123 याद है तो आर्टिकल 213 भी याद हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 फिर यहाँ पे वही कंसेप्ट 2 आ गया, यहाँ पे 2 में बन जाएगा 1 और पहले यहाँ पे बोला नहीं होगा। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश है, तो इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करने के 1 और 2 को तो बन जाएगा 213। तो 213 में राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में बताया गया है। तो ये हो गया हम लोग का राज्यपाल की विधायी शक्ति। अब आता है राज्यपाल की वित्तीय अधिकार क्या क्या है। तो राज्यपाल प्रतिवर्ष राज्य का वार्षिक बजट विधायिका में प्रस्तुत करवाते हैं। धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति लेकर ही विधानसभा में प्रस्तावित होता है। जैसा कि राष्ट्रपति के केस में था कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होगा लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, उसी प्रकार से राज्यों में जो धन विधेयक प्रस्तुत होंगे वे विधानसभा में होंगे लेकिन राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही होंगे। और वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से धन भी निकाल सकते हैं। सेम चीज राष्ट्रपति में भी था। पंचायत एवं नगरपालिका की वित्त स्थिति में हर 5 वर्ष के बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये ध्यान देना, ये एक बार प्रीलिम्स में पूछ भी चुका है कि राज्यों के लिए वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और हर 5 वर्ष के बाद किया जाता है। राज्यपाल की अनुशंसा के बिना कोई भी अनुदान विधेयक विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता। अब राज्यपाल की न्यायिक शक्ति की बात किया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसके तहत राष्ट्रपति द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति से पहले राज्यपाल से सलाह लेना आवश्यक है। फिर क्या है, राज्यपाल जिला तथा सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति, उनका स्थानांतरण और पदोन्नति भी कर सकते हैं। वह राज्यों के कानूनों के अंतर्गत दंडित व्यक्ति को क्षमादान दे सकते हैं तथा उसकी सज़ा बदल सकते हैं। तो आर्टिकल 72 इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया था। तो 72 और आर्टिकल 161 इसमें राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया। तो राज्यपाल किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से उनके दंड को ख़त्म कर सकते हैं, या फिर उनकी सज़ा की प्रकृति में बदलाव ला सकते हैं, या फिर कुछ समय के लिए कम कर सकते हैं। लेकिन राज्यपाल के पास मृत्यु दंड को माफ़ करने का शक्ति नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। वह कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट को विधायिका के समक्ष भी रखते हैं, जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट या फिर राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट है, तो ये सब वे विधायिका के समक्ष रखवाते हैं। अब है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति। तो अभी तक जो भी राज्यपाल की न्यायिक शक्ति देखी है, राज्यपाल की वित्तीय अधिकार देख लिए, फिर है राज्यपाल की विधायी शक्ति और राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। तो ये जो भी शक्ति है इन सब का प्रयोग राज्यपाल तो करेंगे, लेकिन वे खुद से नहीं करेंगे बल्कि वे मंत्रिपरिषद या फिर मुख्यमंत्री के सलाह पर ही करेंगे। अब इसके अलावा राज्यपाल की कुछ विशेष विवेकाधीन शक्ति है जहाँ पर वे अपने मानसिक बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करेंगे और अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कि विधानसभा का चुनाव होता है और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसे स्थिति में मुख्यमंत्री किसको नियुक्त करना है ये राज्यपाल तय करेंगे, तथा राज्यपाल कुछ समय देंगे और उस समय के अंदर उस व्यक्ति को अपनी बहुमत को साबित करना होगा। दूसरा क्या हो गया कि राज्य की शासन व्यवस्था संवैधानिक नियमों के अनुरूप चलना चाहिए।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कर सकते हैं। फिर तीसरा क्या हो गया कि राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखना। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे देखें कि ये सारा मैटर है कि संविधान के उपबंध से संबंधित हो या फिर नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, तो ये सारा चीज़ इससे संबंधित जो भी विधेयक विधानसभा में पारित किया जाएगा, इन सबको राज्यपाल क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। फिर पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश में बतौर प्रशासक के रूप में कार्य करते समय वे अपने विवेकाधिकार शक्ति का भी प्रयोग करेंगे, यानी कि जब अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में राज्यपाल होंगे तो। इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का भी निर्धारण राज्यपाल ही करेंगे। तो ये हो गया राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्ति। फिर आता है राज्यपाल के विशेष कार्य। तो राज्यपाल की विशेष शक्ति में क्या आ जाएंगे, तो कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं और ऐसे मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते हैं और अपने स्वविवेक से निर्णय लेते हैं। और ये इस प्रकार है, जैसे महाराष्ट्र और विदर्भ एवं मराठावाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना, नागालैंड और त्वेनसांग नागा पहाड़ी के अतिरिक्त जो भी विघ्नात हैं उनके चलते कानून व्यवस्था के संबंध में असम जनजातीय इलाके में प्रशासनिक व्यवस्था करना और मणिपुर राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था। इसके अलावा सिक्किम राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ शांति सुनिश्चित करना। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाना। कर्नाटक और हैदराबाद में कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना करना। तो ये सारा चीज़ जो है ये राज्यपाल के विशेष कार्य के संदर्भ में आ जाते हैं और ये सब करने से पहले राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श करना अनिवार्य हो जाता है। तो इस प्रकार से राज्यपाल से संबंधित जो भी अनुच्छेद थे और प्लस उनकी जो भी शक्तियाँ हैं वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्वेश्चन से उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्यपाल का पद क्यों विवादित होता जा रहा है, इसको देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र की भांति राज्यों में भी प्रशासन का स्वरूप संशोधनात्मक निर्धारित किया गया। तो जैसे कि केंद्र में संसदीय शासन व्यवस्था है उसी प्रकार से राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल, जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा राज्यसभा उसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया गया। तो संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यों की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान के रूप में राज्यपाल का पद का प्रावधान किया गया है, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया। लेकिन संविधान लागू होने के बाद से राज्यपाल का पद विवाद से घिरा रहा है। अब यह विवाद चाहे राज्यपाल की नियुक्ति या फिर बर्खास्तगी के संदर्भ में हो, चाहे राज्यपाल द्वारा राज्य सरकारों को बर्खास्त कर अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का मामला हो या राज्यपाल के विशेषाधिकार एवं राज्यों में की गई सरकार के गठन का मामला हो, और राज्यपाल का पद किसी न किसी कारण से विवाद के केंद्र में रहा है। तभी आगे हम लोग देखेंगे कि जो राज्यपाल होते हैं, यानी कि राज्यपाल ये मुख्य रूप से राज्य में नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति कार्य करते हैं केंद्र सरकार के अधीन, मतलब केंद्र सरकार के परामर्श पर ही राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो बहुत सारा ऐसा केस देखा गया है कि अगर केंद्र में कोई और गवर्नमेंट है और अगर स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। या फिर झारखंड का ही केस एक है कि वहाँ पे स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बावजूद भी जिसके पास मतदान कम था उसका सरकार बना दिया गया था। तो इस प्रकार से बहुत सारा विवाद राज्यपाल को लेकर उत्पन्न होते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति सारा कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। लेकिन किंतु वास्तविकता तो यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि कहीं न कहीं राज्यपाल जो है ये इनसे प्रेरित होकर ही सारा कार्य करेंगे। और प्रारंभ में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु 2 परंपराओं का पालन किया जाता था। तो हम लोग पीछे पढ़े थे क्या कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो पहला चीज़ क्या था कि जो भी राज्यपाल बनेंगे वो संसद या फिर विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि जो जिस राज्य के राज्यपाल बनेंगे उस राज्य के निवासी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे भी 2 परंपरा का पालन किया गया है। मतलब पहले किया जाता था कि वह व्यक्ति जिस राज्य के राज्यपाल बनेंगे उनके निवासी नहीं होंगे, और राज्यपाल की नियुक्ति से पहले जिस राज्य के राज्यपाल बनेंगे उस राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। तो राज्यपाल बनाने के लिए पहले इन 2 चीज़ों को फॉलो किया जाता था। लेकिन जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने इन दोनों नीति को ख़त्म कर दिया और मनमाने ढंग से केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और पदच्युति भी किया जाता रहा। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का पद और भी विवादास्पद होता चला गया। यानी कि जो इंदिरा गांधी थे वे इन दोनों रूल को फॉलो नहीं किए और
वो डायरेक्टली मनमाने तरीके से राज्यपाल की नियुक्ति भी करते थे और उनको हटा भी देते थे। इसकी वजह से राज्यपाल का पद और भी विवादास्पद होता चला गया, क्योंकि अगर पीएम अगर राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे तो जाहिर सी बात है कि राज्यपाल पीएम के अकॉर्डिंग ही कार्य करेंगे, और अगर सेंटर में अलग गवर्नमेंट है और स्टेट में अगर अलग गवर्नमेंट है तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को काम करने में राज्यपाल जो है दिक्कत पैदा करेंगे। तो सामान्यतः राज्यपाल का पदावधि 5 वर्ष होता है, लेकिन वे राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर कार्य करते हैं। राज्यपाल जो होते हुए राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर कार्य करते हैं, क्योंकि वह राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। और हाल ही में राज्यपाल की बर्खास्तगी एक नए बहस को जन्म दे गई। जैसे कि जुलाई 2004 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को बर्खास्त करने एवं भाजपा सांसद वीपी सिंघल द्वारा बर्खास्तगी को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने पर यह मुद्दा संवैधानिक और राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बन गया। यानी कि 2004 में गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल थे उनको हटा दिया गया था, और साथ ही साथ भाजपा के सांसद थे वीपी सिंघल, तो उनके द्वारा उन लोगों की बर्खास्तगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया, जिसके बाद से यह मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। फिर है कि राज्यपाल द्वारा राज्य सरकारों की राजनीति से प्रेरित बर्खास्तगी विवाद का मुद्दा बन रही और अनुच्छेद 356 चर्चा का केंद्र बन गया। 1959 में केरल में नंबूदरीपाद के नेतृत्व वाली सरकार को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त किया गया, और 1984 में आंध्र प्रदेश के एनटी रामाराव के मंत्रिमंडल को भी बर्खास्त कर दिया गया। यानी कि आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव का जो मंत्रिमंडल था उसको राज्यपाल के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। और ऐसा ही केस 1959 में केरल में, तो केरल के जो वहाँ पे सरकार थी उनको भी बर्खास्त कर दिया गया राज्यपाल के द्वारा। तो इस समय हम लोग का सेंटर में कांग्रेस की सरकार चल रही है 1959 के समय, और इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो भी परंपरा थी उसको फॉलो नहीं किए और मनमाने तरीके से राज्यपाल की नियुक्ति शुरू कर दिए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं राज्यपाल का पद और भी विवादास्पद होता चला गया। अब 2004, तो 2004 में गोवा में भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया और वहाँ की जो सरकार थी उसको भी बर्खास्त करने का मामला सामने आया था, जो विवाद का कारण बना, और मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को बर्खास्त किया गया। यानी कि जो गोवा में जो भाजपा की सरकार थी मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में, तो उसको राष्ट्रपति शासन लगा के उनके सत्ता को ख़त्म कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। और राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट जमीर द्वारा प्रताप सिंह राणे 2004 में सरकार बनाने का अवसर दिया। और प्रताप सिंह राणे को, यानी कि गोवा में राष्ट्रपति शासन लगाकर मनोहर पर्रिकर की जो भाजपा की सरकार थी उसको ख़त्म कर दिया गया, और प्रताप सिंह राणे की जो सरकार थी उसको बनाने के लिए राज्यपाल ने अवसर दिया। तो परंपरा के अनुसार क्या है कि विधानसभा में अगर बहुमत दल का नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए, और इस प्रकार अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में राज्यपाल के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है। यानी कि कुल मिला के देखा गया क्या कि 2004 में गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को बर्खास्त कर दिया गया, और बर्खास्तगी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया, और उसके बाद से जो राज्यपाल का पद है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आने लगा। फिर 1959 में केरल में जो नेतृत्व वाली सरकार थी उनको भी राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। सेम कंडीशन 1984 में था क्या कि आंध्र प्रदेश में जो एनटी रामाराव के जो मंत्रिमंडल था उनको बर्खास्त कर दिया गया, और 2004 में गोवा में भाजपा का गवर्नमेंट था जो कि मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में थे, तो उसको भी राज्यपाल के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया और प्रताप सिंह राणे की सरकार बनाने के लिए अवसर दिया गया। तो परंपरा क्या है कि अगर बहुमत दल के नेता जो होंगे वही सरकार बनाएंगे, उन्हीं को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आमंत्रित करेंगे। लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास कोई विकल्प ही नहीं बचता है, और वे किसी एक को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करते हैं तथा बहुमत साबित करने के लिए कुछ समय भी देते हैं। तो अगर बहुमत स्पष्ट है तो फिर राज्यपाल क्या करेंगे, राज्यपाल के पास तो मजबूरी है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना ही पड़ेगा, तो सरकार बनाने के लिए उनको आमंत्रित करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल भी अपनी शक्तियों का मिसयूज करने लगते हैं, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं और राष्ट्रपति सारा कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। और ये मुख्यतः कब होता है, जब सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट और स्टेट में अलग गवर्नमेंट होता है तो ही देखा जाता है। अब है विवेकाधीन अधिकार। तो विवेकाधीन अधिकार में क्या हो जाएगा कि जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, यानी कि अस्पष्ट बहुमत है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हैं, और उनकी विवेकाधीन शक्ति वैसी स्थिति में जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इससे लेकर जब वो सरकार बनाने के लिए किसी व्यक्ति को आमंत्रण करते हैं
तो वे काफ़ी ज़्यादा आलोचना से घिर जाते हैं। और इसी का एक एग्जाम्पल झारखंड में भी देखा गया 2005 में। तो इसमें क्या हुआ था, 2005 में झारखंड का विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में स्पष्ट बहुमत न तो भाजपा जनता दल को मिला और न ही झामुमो कांग्रेस गठबंधन को मिला। यद्यपि भाजपा जनता दल को 41 विधायकों का समर्थन का दावा किए, फिर भी राज्यपाल उस समय कौन थे, सिप्ते रजी थे। तो सिप्ते रजी ने शिबू सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस झामुमो की सरकार गठन कर दी। यानी कि झारखंड में 2005 में 81 सदस्यों पर विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें न तो भाजपा जनता दल को एग्जैक्ट बहुमत मिला और न ही झामुमो कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला कि वे सरकार बना सकेंगे। लेकिन जो भाजपा जनता दल थे उन्होंने 41 विधेयक का समर्थन का दावा किया था, यानी कि लगभग 50% + 1। तो 41 विधेयक का समर्थन था, यानी कि सरकार ये बनाते थे, सरकार इनकी बनती। लेकिन उस समय के तत्कालीन जो राज्यपाल थे सिप्ते रजी, उन्होंने कांग्रेस और झामुमो का गठबंधन सरकार, जो कि शिबू सोरेन के नेतृत्व में थी, उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक गहमागहमी हुआ और फाइनली राज्यपाल ने क्या किया, शिबू सोरेन को त्यागपत्र देने को कहा। और अर्जुन मुंडा, जो कि भाजपा जदयू के नेतृत्व कर रहे थे, तो उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। यानी कि राज्यपाल के द्वारा एक बार डिसीजन लिया गया क्या कि कांग्रेस और झामुमो के गठबंधन का सरकार बनाया जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न हुआ। उसके बाद फिर से वे शिबू सोरेन से त्यागपत्र लेकर भाजपा जनता दल, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, अर्जुन मुंडा थे, उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। तो कहीं ना कहीं वे अपने ही डिसीजन को गलत साबित कर दिए। तो इसलिए राज्यपाल का पद क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा विवादित होते चला गया और झारखंड में काफ़ी ज़्यादा राज्यपाल को लेकर आलोचना भी हुई। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से राज्यपाल विवाद के घेरे में आते रहते हैं, जिससे अनुच्छेद 200 हो गया। और इस अनुच्छेद के अनुसार क्या हो गया कि राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचारार्थ रखने का निर्णय राज्यपाल स्वयं लेता है, जो वर्तमान में जटिल परिस्थितियों में विवाद का कारण बना है। अब आर्टिकल 200 का प्रयोग करके अगर राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति से विचार विमर्श करने के लिए सुरक्षित रख लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्यों में जो कानून बनेंगे वो काफ़ी डिले होने लगेगा और राज्य सरकार सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगी। पता चला कि स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे राज्यपाल किसी विधेयक को पारित ही नहीं होने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो राज्य के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए राज्यपाल का जो पद है वो और भी ज़्यादा विवाद का कारण बनते रहा है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राज्यपाल का पद वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में विवाद का विषय बना हुआ है और इसके समाधान के लिए राज्यपाल को राजनीति से ऊपर उठकर एक संवैधानिक मर्यादा एवं मान्य परंपराओं के अनुसार आचरण करना चाहिए, जिससे राज्य की बहुमत की आकांक्षाओं के अनुरूप शासन व्यवस्था स्थापित हो सके। यानी कि ऐसा नहीं है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है तो वे राष्ट्रपति के अनुरूप ही कार्य करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्यपाल को इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर संवैधानिक मर्यादा के तहत रहते हुए काम करना चाहिए। साथ ही राज्यपाल के पद की गरिमा इसी में है कि वे संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करें, न कि केंद्र की अभिकर्ता के रूप में, और न ही सक्रिय राजनीतिक के रूप में कार्य करें। तो निस्संदेह राज्यपाल का पद अपनी गरिमा एवं पद प्रतिष्ठा को कायम रखने में सफल होगा। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से राज्यपाल का पद हमेशा विवाद में आते रहा है, लेकिन अगर राज्यपाल इन सबसे आगे उठकर कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा लोक कल्याणकारी राज्य का भी गठन किया जा सकता है और इसके साथ ही वे अपनी पद की गरिमा और प्रतिष्ठा को भी कायम रखने में सफल होंगे तथा उनका विवाद भी धीरे धीरे कम होगा। तो ये हो गया एक क्वेश्चन हम लोग का। अब है सेकंड, सरकारीय आयोग से संबंधित, कि राज्यपाल का पद जो है वे जब से राज्यपाल का पद आया तब से वो विवाद के घेरे में रहा है। तो ऐसे में आखिर विवाद का कारण क्या है, तो इसकी समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था, पूंछी आयोग का भी गठन किया गया था और इन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं उसके बारे में बताए थे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग सरकारी आयोग की समीक्षा के सिफारिशों के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्यपाल क्या हो गया, राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते हैं और राज्यपाल का यह कर्तव्य होता है कि वह केंद्र एवं राज्य के बीच अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन कर मधुर संबंध स्थापित करे। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति का मामला निरंतर विवादास्पद होता रहा है, हम लोग देख चुके हैं इसको, आखिर क्यों विवाद में आ रहे राज्यपाल। और प्रारंभ में राज्यपाल की नियुक्ति परंपराओं का पालन किया जाता था, तो क्या क्या हो गया कि वह जिस राज्य के राज्यपाल बनेंगे उस राज्य के व्यक्ति नहीं होना चाहिए, और सेकंड, जिस राज्य के राज्यपाल बनेंगे उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेकर ही उस राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा इन दोनों चीज़ों को तिलांजलि दिया गया और वे अपने मनमर्जी तरीके से राज्यपाल की नियुक्ति करना शुरू कर दिया, जिसके बाद से राज्यपाल का पद और भी ज़्यादा विवाद में आना शुरू हो गए। तो इन दोनों परंपराओं में से दूसरी परंपरा को इंदिरा गांधी के समय तिलांजलि दे दी गई, यानी कि जो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करना है, इस चीज़ को इंदिरा गांधी ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया
और मनमाने तरीके से सत्ताधारी केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति एवं पदच्युति किया जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल का पद विवादास्पद चला गया और इन्हीं विवादों को हल करने के लिए राज्यपाल की गरिमा तथा प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए सरकारिया आयोग, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, तो उनके नेतृत्व में आयोग का गठन किया गया और उन्होंने जो भी सुझाव दिया राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित वो इस प्रकार है। तो चुनाव में पराजित या फिर सक्रिय राजनीतिक को राज्यपाल न नियुक्त किया जाए, यानी कि जो चुनाव में हार चुके हैं या फिर जो राजनीति में एक्टिव है तो उसको राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, जो कि वर्तमान में राज्यपाल भी बना दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस लाइन को ये बात पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल न नियुक्त किया जाना चाहिए। सेवा निवृत्ति के पश्चात राज्यपाल की नियुक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं किया जाना चाहिए। फिर एक राज्यपाल की नियुक्ति हेतु प्रधानमंत्री के परामर्श के साथ साथ राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे उनसे भी परामर्श लेना अनिवार्य है, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसको पूरी तरीके से खत्म कर दी थी। फिर क्या है कि किसी सत्ताधारी दल के व्यक्ति को वैसे राज्य का राज्यपाल न बनाया जाए जिसमें से किसी अन्य दल की सरकार हो, यानी कि अगर सेंट्रल में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है और अगर स्टेट में अदर गवर्नमेंट है तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए। ये सारा सरकारी आयोग में बताया गया। फिर एक राज्यपाल की नियुक्ति दूसरे राज्य के व्यक्ति को ही की जानी चाहिए। तो सरकारी आयोग ने अपने रिपोर्ट में ये सारा चीज़ बताया कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होगी, यानी कि उनसे संबंधित जो भी विवाद है उन विवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो इससे संबंधित सरकारी आयोग का गठन किया गया, जिन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया क्या कि चुनाव में जो भी पराजित हो चुके हैं या फिर जो भी सक्रिय व्यक्ति है उनको राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए और अगर राज्यपाल की अवधि खत्म हो गई है तो उसके बाद राज्यपाल को किसी भी लाभ के पद पर नहीं जाना चाहिए। फिर क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित परामर्श प्रधानमंत्री से भी होना चाहिए और प्लस जिस राज्य में राज्यपाल बनेंगे उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श लिया जाना चाहिए। फिर क्या है कि अगर सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट है और स्टेट में अलग गवर्नमेंट है तो जो सत्ताधारी सरकार होंगे उनके किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए और राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा दूसरे राज्य के व्यक्ति को ही किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो बहुत हद तक राज्यपाल का जो विवाद है वो कम होगा। तो परंतु उपरोक्त सिफारिश को अभी तक लागू नहीं किया गया, जिसके कारण राज्यपाल का पद विवाद के घेरे में फंसता चला जा रहा है और विशेषकर राज्यपाल की स्वविवेकाधिकार को लेकर विवाद होता रहा है। और जब किसी भी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के समक्ष 3 विकल्प होते हैं। तो जो भी सिफारिश है वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो 3 सिफारिश क्या है कि वह सबसे अधिक सदस्य के दल वाले नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करें, यही प्रावधान भी है। विभिन्न राजनीतिक दलों के गठबंधन के द्वारा निर्वाचित नेता को मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित करें या फिर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करें आर्टिकल 356 के तहत। तो यही तीनों प्रावधान है कि जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल इन तीनों चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 विकल्प राज्यपाल के समक्ष चुनावों के रूप में आते हैं, लेकिन राज्यपाल के द्वारा लिए गए निर्णय को कोई उंगली नहीं उठा सकता। राज्यपाल अपने इस शक्ति का उपयोग कवच की तरह करते हैं। वैसे तो इस कवच के पीछे केंद्र के निर्देशों का मानना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति ही राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति सारे कार्य प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्यपाल इन तीनों शक्ति का प्रयोग करेंगे तो इससे पहले भी राष्ट्रपति से परामर्श लेकर ही करेंगे और कभी कभी यही कवच राज्यपाल को निरंकुशता तक भी ले जाता है। इसके अलावा और भी ऐसे मुद्दे हैं जो राज्यपाल को विवाद के घेरे में डालते हैं, जैसे आर्टिकल 356 और आर्टिकल 200। तो दोनों को हम लोग देख लिए यहाँ पे, जिसमें आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया और आर्टिकल 200 में क्या बताया गया है कि राज्य विधायिका के द्वारा अगर कोई विधेयक पारित होता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचारार्थ के लिए रखने का निर्णय स्वयं लेते हैं। तो यही था। अभी की सरकारी आयोग ने इन्हीं दोनों शक्तियों की आलोचना की थी और इसके लिए निम्न सिफारिश दी, यानी कि आर्टिकल 356 को लेकर और आर्टिकल 200 को लेकर। तो इन दोनों शक्तियों को लेकर सरकारी आयोग ने आलोचना भी की थी और कुछ सिफारिश भी दी, जैसे कि राज्यपाल केवल उन्हीं विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित करे जिनका प्रभाव संघीय व्यवस्था पर पड़ने की संभावना हो। यानी कि राज्य सरकार को ऐसा विधेयक पारित करवा रहे हैं जो कि संघीय व्यवस्था को प्रभावित करेगा, तो ही राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति से परामर्श लेने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रखना चाहिए। नहीं तो राज्यपाल हर विधेयक को पता चला अपने पास सुरक्षित रखना शुरू कर दिए राष्ट्रपति से परामर्श के लिए, तो वो दिक्कत हो जाएगा। और जो भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति है तो भेजे जाए उन्हें 4 महीने के अंदर स्वीकृति मिल जाना चाहिए। और 355 के तहत प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए केंद्र से सहायता मांगी। तो ये सारा सरकारी आयोग ने अपनी अपनी सिफारिश से पेश की, ताकि आर्टिकल 356 और 200 से संबंधित जो भी प्रावधान उन्हें गलत लगा उससे संबंधित
राज्यपाल का पद वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में विवाद का विषय बना हुआ है, परंतु भारत जैसे संघीय व्यवस्था में राज्यपाल का पद होना आवश्यक है और यह इसकी संवैधानिक आवश्यकता तो है ही, यह राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के लिए भी जरूरी है। यही एकमात्र ऐसा पद है जो केंद्र एवं राज्य के बीच एक कड़ी का काम करता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राज्यों पर नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल का पद निर्धारित किया गया, ऐसा भी हम लोग मान सकते हैं। और वर्तमान राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की भूमिका बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से ही सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रहरी है, संविधान में प्रदत्त दायित्वों को निभाने का भार राज्यपाल पर ही है, अर्थात राज्यपाल के पद की गरिमा इसी में है कि वे संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करें, न कि केंद्र के अभिकर्ता के रूप में और न ही सक्रिय राजनीति के रूप में। तो निसंदेह राज्यपाल का पद अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा को कायम रखने में सफल होगा। सेम टू सेम लाइन उधर से उठा के यहाँ पे चिपका दिया गया है। तो ये हो गया हम लोग का सरकारी आयोग से संबंधित जो भी प्रावधान थे वो सारा चीज़ कंप्लीट। अब आगे आता है हम लोग का मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल से संबंधित जो भी प्रमुख प्रावधान थे, जो भी शक्तियाँ थी, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग मुख्यमंत्री पर। तो मुख्यमंत्री की भूमिका, कार्य और शक्ति पर प्रकाश डालें। तो हमारी शासन व्यवस्था मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था है, जिसके तहत केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं और साथ ही साथ मंत्रिपरिषद होते हैं। तो उसी प्रकार से राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद होते हैं, जो कि सत्ता का वास्तविक संचालन करते हैं। और राष्ट्रपति और राज्यपाल तो प्रतीकात्मक प्रमुख मात्र होते हैं। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं अभी तक। अनुच्छेद 163, 164 और 167 में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री और उनके कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। तो आर्टिकल 163 में क्या बताया गया था कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मुख्यमंत्री होंगे। आर्टिकल 164 में क्या था कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, यही सब था। फिर एक प्रावधान है कि विवेकानुसार कार्यों को छोड़कर राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि राज्यपाल की विवेकाधिकार जो शक्ति है, उनके अलावा जो भी शक्ति है, उन शक्ति का प्रयोग करने से पहले राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री होंगे। यही आर्टिकल 163 में बताया गया। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। फिर क्या है कि उसी की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राज्यपाल करेंगे। और मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब भूमिका और स्थिति देखते हैं। तो राज्य के शासन संचालन का वास्तविक सूत्रधार कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। वह विभिन्न प्रशासनिक, विधायी तथा कार्यपालिका कार्य हेतु राज्यपाल को परामर्श देते हैं, जिसमें सामान्यतः राज्यपाल मान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री की स्थिति किन कारणों से विशिष्ट होती है उसको देखते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था में निर्वाचित विधानमंडल ही शासन का केंद्र है और राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति नहीं, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और जो विधानमंडल होते हैं वहाँ पर निर्वाचित सदस्य आते हैं, तो वही सबसे सर्वोपरि हो जाते हैं। मुख्यमंत्री में जनता की शक्ति निहित होती है, जबकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख मात्र के होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति हालांकि राज्यपाल ही करते हैं, तथापि मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद अपने कृत्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। फिर राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करने को बाध्य है, और यदि विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल का गठबंधन को बहुमत नहीं है तो राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं। ये सब पढ़ लिए हम लोग। यद्यपि राज्य के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, जैसे कि देश के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, तथापि राज्यपाल के ये काम मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करते हैं। मुख्यमंत्री अपने व्यक्तित्व तथा अपार जन समर्थन से काफ़ी मजबूत स्थिति प्राप्त कर लेता है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री की स्थिति को कई कारण प्रभावित करते हैं, यानी कि अगर बहुत ज़बरदस्त बहुमत मिला है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के पद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि मुख्यमंत्री को प्रभावित करते हैं, जैसे आर्टिकल 356। तो मुख्यमंत्री की स्थिति को राज्यपाल तथा अनुच्छेद 356 के प्रावधान सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि अगर केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकार हैं तो केंद्र सरकार बहुधा अपने निहित स्वार्थ के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देती है, और इस प्रावधान का काफ़ी दुरुपयोग भी हुआ, खास करके कांग्रेस पार्टी की सरकार में इनका जमकर प्रयोग किया गया था, जो कि हम लोग देखे केरल में और आंध्र प्रदेश में भी हुआ था। दिसंबर 1992 में भाजपा के 4 राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, और स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री पर केंद्र सरकार का दबाव था। तो चूँकि राज्यपाल के पास क्या है कि अगर राज्य संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, ऐसा राज्यपाल को लगता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को बोलकर उस राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से होता क्या है कि अगर केंद्र में अलग गवर्नमेंट है और राज्य में अगर अलग गवर्नमेंट है तो केंद्र सरकार अपने निहित स्वार्थों के लिए आर्टिकल 356 का प्रयोग करा देते हैं, क्योंकि राज्यपाल जो होते हैं वो मुख्य रूप से राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो
हो जाता है ऐसा, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो जाता है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री केंद्र के दबाव पर आ जाते हैं। फिर आगे है क्या कि मुख्यमंत्री की स्थिति को उसका अपना राजनीतिक दल भी प्रभावित करता है। मुख्यमंत्री का चयन पुनः अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा राजनीतिक एजेंडे को लागू करने में उससे उसके अपने राजनीतिक दल की प्रमुख भूमिका होती है और कांग्रेस में तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में खुलकर हस्तक्षेप किया है। फिर गठबंधन सरकार की स्थिति में मुख्यमंत्री सहयोगी दल को भी सुननी पड़ती है। तो जब गठबंधन की सरकार है तो उनको हर गठबंधन से संबंधित जो भी सदस्य होंगे उनकी बात को भी सुननी पड़ेगी, अन्यथा वो गठबंधन ही क्यों करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री होते हैं वे पूरी तरीके से संप्रभु नहीं होते हैं, वे अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, उनको अन्य गठबंधन यानी कि अन्य दलों पर भी निर्भर हो जाना पड़ता है। तो उपयुक्त सीमाओं के बावजूद मुख्यमंत्री का अपना व्यक्तित्व और चरित्र है, उसकी वास्तविक स्थिति को तय करता है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री से संबंधित जो भी प्रावधान थे वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो मुख्यमंत्री के बारे में कहाँ पे बताया गया, आर्टिकल 163 में मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया। तो जो आर्टिकल 163 में है सेम टू सेम आर्टिकल 74 में पीएम के लिए बताया गया। तो आर्टिकल 163 में क्या है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो सीएम होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का मुख्यमंत्री यानी कि सीएम और गवर्नर ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग राज्य विधायिका को पढ़ेंगे जिसमें विधानसभा के गठन, उनकी शक्ति क्या है और प्लस जो राज्य विधायिका होगी, विधानसभा होगी, उसको झारखंड के संदर्भ में भी देखेंगे। फिर हम लोग हाईकोर्ट को कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन है विधानसभा के गठन, शक्ति और कार्य, इन सभी को झारखंड के विशेष संदर्भ में बात करना है। तो राज्य विधायिका का गठन राज्यपाल और विधानमंडल से मिलकर होता है और विधानमंडल का गठन विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। तो विधानसभा राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन अथवा निम्न सदन, जिस प्रकार से संसद होता है उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होता है। एक हो गया हम लोग का विधानसभा हो गया और एक हो गया विधान परिषद, ये हो गया। तो विधानसभा को हम लोग निम्न सदन बोलते हैं जबकि विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। तो आर्टिकल 170 के तहत राज्य में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 500 होगी और न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 60 होगी। तो ये निर्धारित किया गया। आर्टिकल 170 में ये बताया गया कि जो राज्य की जो विधानसभा होंगे उनमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। और इस नियम के अपवाद हालांकि हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में 40 है, गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 है। और राज्यों की विधानसभा में कुछ सीट अनुसूचित जनजाति एवं जाति के लिए भी आरक्षित होते हैं। और विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार प्रणाली यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, 18 वर्ष हो चुकी है, तो वे मतदाता अपने मत का प्रयोग करके विधानसभा के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब एक विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष और विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष, प्लस केंद्र या फिर राज्य सरकार का अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है, उनको एक जगह छोड़ना ही पड़ेगा। और कोई सदस्य अगर 60 दिन तक सदन की अनुमति के बिना अगर अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके पद को रिक्त माना जाता है। और सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितना 5 वर्ष का होता है, परंतु राज्यपाल अगर चाहेंगे तो इसको पहले भी भंग कर सकते हैं और यही तो पूरा विवाद का कारण ही था राज्यपाल को लेकर। और विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष को और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं। और चूंकि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हुए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी कि ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाते फिर से शपथ नहीं लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा में वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, जिस प्रकार से लोकसभा में था। तो विधानसभा 14 दिन पूर्व सूचना देकर बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं। यानी कि जो चीज़ लोकसभा के लिए कंडीशन था वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पे विधानसभा के लिए है। अभी की विधानसभा की शक्ति और कार्य, तो विधायी शक्ति आता है, इसके अलावा वित्त शक्ति आ जाता है, फिर प्रशासनिक शक्ति। तो विधायी शक्ति में क्या आ जाता है, तो विधानसभा का मुख्य कार्य क्या है, तो कानून बनाना, राज्य के लिए कानून बनाना। और ये राज्य सूची और समवर्ती सूची, राज्य सूची के विषय में कानून राज्य सरकार बनाएंगे, जबकि समवर्ती सूची में कानून, समवर्ती सूची के विषय में कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन समवर्ती सूची पर बना कानून संसद के द्वारा अगर निर्मित कानून के प्रतिकूल हो जाए तो ऐसी स्थिति में विधानसभा द्वारा पारित कानून अवैध हो जाएगी और धन विधेयक पहले विधानसभा में ही पेश होता है। यानी कि क्या हो गया, विधायी शक्ति के अंतर्गत विधानसभा का मुख्य कार्य क्या है, कानून बनाना है। और जो विधानसभा होगा वो राज्य सूची के विषय में और
समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाएंगे। तो जो समवर्ती सूची है उससे मुख्य रूप से कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाते हैं। लेकिन अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है समवर्ती सूची के विषय को लेकर, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनेगा उसी को माना जाएगा, और जो राज्य विधानसभा के द्वारा जो कानून पारित होगा वो अवैध घोषित हो जाएगा। फिर क्या था, हमने पढ़े पीछे भी कि जो धन विधेयक होगा वो विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होगा। अब आता वित्त शक्ति। तो विधानसभा का राज्य के वित्त पर पूरा नियंत्रण होता है। आय व्यय के वार्षिक बजट की स्वीकृति विधानसभा ही देते हैं। प्रशासनिक शक्ति में क्या हो जाएगा, तो राज्यों में संसदीय प्रणाली लागू होने के कारण राज्य के मंत्रिमंडल विधि निर्माण एवं कार्य हेतु विशेष रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव ये भी कहाँ विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। फिर क्या कि संविधान के कुछ भाग में संशोधन हेतु विधानसभा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अनुमति देते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि संविधान संशोधन करना है तो ऐसी स्थिति में राज्यों का भी समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो अगर राज्य अगर समर्थन देते हैं तो ही संविधान संशोधन संभव हो पाएगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी जो राज्यों की जो विधानसभा होती है, राज्यों की विधानसभा, तो राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। तो ये हो गया हम लोग का जो विधानसभा का गठन किस प्रकार से होता है, शक्ति क्या होता है और कार्य क्या है। अब आगे हम लोग का हाईकोर्ट का गठन और संरचना, ये क्या होता है और कैसे होता है। तो आर्टिकल 124 इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, और इसको अगर चेंज करेंगे तो आर्टिकल 214 इसमें हाई कोर्ट के गठन के बारे में बताया गया। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, जिसके बारे में आर्टिकल 214 में बताया गया है। हालांकि कभी कभी क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर भी एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकते हैं, तथापि अधिकांश राज्यों में अपना एक उच्च न्यायालय होता है। तो अभी भारत में कितना उच्च न्यायालय है, तो 25 उच्च न्यायालय है। तो अनुच्छेद 231 के अंतर्गत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। उच्च न्यायालय किसी भी राज्य की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता होती है। जैसे भारत का सर्वोच्च न्यायिक सत्ता सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसी प्रकार से किसी भी राज्य का सर्वोच्च न्यायिक सत्ता हाई कोर्ट हो गया। इसके एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, और अन्य न्यायाधीश की संख्या जो होगा वह आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। सभी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं होती है। संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होगा एवं ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जिसे राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। और वर्तमान टोटल कितने उच्च न्यायालय है, तो 25 उच्च न्यायालय है। अब एक न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी प्रावधान क्या है, तो न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 217 में बताया गया कि जो भी राज्य के यानी कि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ध्यान देना, राज्यपाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और वो भी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेने के बाद करेंगे। परंतु जो बाकी न्यायाधीश हैं तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल के साथ ही साथ उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से भी किया जाएगा। यानी कि हाई कोर्ट के अगर मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति करना है तो वो नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा करने से पहले राज्यपाल से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर ही करेंगे। इनके अलावे यानी कि जो राज्य के मुख्य न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनके अलावे अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो फिर क्या होगा, वो सब तो होंगे। यानी कि राष्ट्रपति जो होंगे वे मुख्य CJI से और राज्य के राज्यपाल से सलाह तो लेंगे, साथ ही साथ हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे भी सलाह लेकर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। फिर एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जिसके बारे में आर्टिकल 223 में बताया गया। तो अगर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद अगर खाली हो जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो होंगे उन्हीं में से किसी एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा अस्थायी समय के लिए मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाएगा। फिर न्यायाधीशों का पदावधि की बात किया जाए तो मुख्यतः ये पहले 62 वर्ष थी, जो कि अब बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य सभी न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पर्यंत अपने पद तक बने रहेंगे, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु कोई न्यूनतम आयु अथवा निश्चित पदावधि तय नहीं किया गया। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। 104वां संविधान संशोधन विधेयक के बाद क्या हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय की तरह अब उच्च न्यायालय में भी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि पदावधि जो होगा वो 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया। फिर शपथ ग्रहण, तो यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, जिसके बारे में आर्टिकल 219 में बताया गया। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि शपथ कौन दिलाएंगे, तो राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे, या तो उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, वही क्या करेंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे। फिर न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है,
तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, अर्थात उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया समान है। तो उच्चतम न्यायालय के जजों को हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार से, इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से देख चुके हैं। जैसे हम प्रोसेस यहाँ पे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए भी होगा। आगे है वेतन एवं भत्ता क्या है, तो ये आर्टिकल 221 में बताया गया है। इनके अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उतना ही वेतन मिलता है जितना संसद द्वारा विधि के अनुसार समय समय पर निर्धारित किया जाता है, और परंतु किसी भी न्यायाधीश के भत्ते, छुट्टियां, पेंशन से संबंधित उसके अधिकार में उसकी नियुक्ति के पश्चात ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो उसके लिए अलाभकारी होगा। फिर न्यायाधीशों की स्वतंत्रता का बात करें तो इसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी स्वतंत्रता कायम रखने हेतु संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उसी प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इनके वेतन संबंधी जो भी प्रावधान हो वो राज्य की संचित निधि पर भारित होगा, और इनके वेतन और भत्ते या अनुपस्थिति या फिर पेंशन से संबंधित उनके जो भी अधिकार होंगे उनकी नियुक्ति के पश्चात इसमें संसद द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जो कि उनके लिए अलाभकारी होगा। केवल वित्त आपात की घोषणा में ही उनकी आय में कटौती की जा सकती है। फिर आगे है क्या, अनुच्छेद 220। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि उच्च न्यायालय को स्थानीय न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय के सिवाय भारत के किसी भी न्यायालय अथवा किसी भी प्राधिकार के समक्ष वकालत नहीं करेंगे। यानी कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं तो उनका अगर वे रिटायर हो गए तो ऐसी स्थिति में वे अन्य राज्य के हाई कोर्ट के अलावे सुप्रीम कोर्ट में ही वकालत कर सकते हैं, अन्यथा किसी और जगह पर वे वकालत नहीं कर सकते। न्यायाधीशों का अंतरण संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 222 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भी स्थानांतरण किया जा सकता है। यानी कि सीजीआई से परामर्श लेकर ही राष्ट्रपति जो है वे आर्टिकल 222 के तहत एक न्यायाधीश को अन्य हाईकोर्ट में भी स्थानांतरित कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के 1998 के निर्णय के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों तथा 2 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए। और इससे पूर्व 1977 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल अपवाद स्वरूप एवं लोक कल्याण हेतु ही किया जाना चाहिए, न कि दंड के स्वरूप। और 1994 में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायाधीश को स्थानांतरण के संबंध में मनमानी पर रोक लगाने हेतु न्यायिक पुनरावलोकन को जरूरी बताया गया था। तो ये हो गया हम लोग का हाई कोर्ट के बारे में जो भी है। ये हाई कोर्ट के बारे में कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होंगे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, न्यायाधीश की पदावधि क्या होगी, शपथ ग्रहण कौन कराएंगे, उनके पद से हटाया कैसे जाएगा, वेतन भत्ता क्या होगा, या फिर न्यायाधीशों की स्वतंत्रता संबंधी जो भी प्रावधान है वो कंप्लीट हो गया। अब है कि हाई कोर्ट के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें कि क्या क्या कार्य है और क्या क्या शक्ति है। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं, बहुत सारे शक्तियाँ थी, उसी प्रकार से हाई कोर्ट को भी शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रशासकीय क्षेत्र अधिकार, अभिलेख न्यायालय, रिट अधिकारिता, मुकदमों का हस्तांतरण और पुनरावलोकन का अधिकार। तो ये सारा अधिकार हाई कोर्ट को भी दिया गया। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या फिर मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या आ जाएंगे, तो जैसे कोई इच्छा पत्र हो गया, विवाह हो गया, तलाक या फिर कंपनी हो गया, तो ये सब में अगर न्यायालय की अवमानना और कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, ये सब क्या थे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। इसके अलावा क्या हो गया कि संसद सदस्यों द्वारा एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य के द्वारा निर्वाचित संबंधी कोई विवाद है तो वो भी हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, और ये सारा मुद्दा हाई कोर्ट में सॉल्व किए जाएंगे। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित या फिर संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामले में उच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो ये सब आ जाता है हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या आ जाएगा, तो उच्चतम न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है, और उच्च न्यायालय की अपील अधिकारिता दीवानी एवं फौजदारी दोनों मामले में है। यानी कि जो हाई कोर्ट होंगे उनको उनसे जो भी अधीनस्थ, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, तो उनके विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। दीवानी मामले में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों से अपील हो सकती है जो 5 लाख रुपए या उससे अधिक संपत्ति से संबंधित हो। और यह पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षता आदि मामले में भी अपील सुनता है। यानी कि ये सब हाईकोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार में आ जाएंगे, चाहे दीवानी मामला हो या फिर फौजदारी मामला हो। अगर फौजदारी मामला में अगर सत्र न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया है तो फिर उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। आगे प्रशासनिक अधिकार। तो हाई कोर्ट को जो भी जिला न्यायाधीश है या फिर जो भी अधीनस्थ न्यायालय है
उनमें नियुक्ति, पदोन्नति और छुट्टी के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। अभिलेख न्यायालय, तो अभिलेख न्यायालय में क्या है कि हाई कोर्ट जो भी डिसीजन सुनाती है उनको उनको बाद में हम लोग उसको एग्जाम्पल की तरह पेश कर सकते हैं। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, अर्थात इसकी कार्यवाही तथा निर्णय प्रकाशित किए जाते हैं एवं साक्ष्य के रूप में अधीनस्थ न्यायालयों में मान्य होंगी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग देखे थे अभिलेख न्यायालय के बारे में। रिट अधिकारिता, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार था और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो ये भी हम लोग कंप्लीट देख चुके हैं। फिर मुकदमों का हस्तांतरण, तो इसमें क्या है कि किसी भी न्यायालय को ऐसा लगने पर कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है वह विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न से संबंध है, तो उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर या तो निपटारा स्वयं कर सकते हैं अथवा विधि के संबंध प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देते हैं। यानी कि क्या हो गया कि हाई कोर्ट से नीचे अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट जो होंगे वे उस केस को अपने यहाँ पे मंगा सकते हैं, वे खुद से उसका निपटारा भी कर सकते हैं, अन्यथा जो भी समस्या है उसको निपटारा करके फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेज देंगे और उनको उस संबंधित केस में निर्णय देने का अधिकार भी मिल जाएगा। तो ये हो गया मुकदमों का हस्तांतरण। अब है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है और उनकी यह शक्ति राज्य विधानमंडल एवं केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों तथा कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच के संबंध में है। तो ये हो गया हम लोग का हाई कोर्ट से संबंधित जो भी प्रावधान है वो खत्म हो गया। तो इस क्लास में हम लोग राज्य विधायिका खत्म हो गया, राज्य कार्यपालिका हो गया और राज्य न्यायपालिका खत्म हो गया। अब अगला क्लास जो होगा वो हो सकता है पंचायत और नगर पालिका का होगा। और पीडीएफ से संबंधित अगर कोई भी इंक्वायरी करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और क्लास से संबंधित और पीडीएफ से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।